नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं आपके एक नए सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो जो लोग भी अपने जेकेपीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस होने वाला है, ठीक है? क्या-क्या है आपके टॉपिक्स नए-नए ऐड हुए हैं, आपके जो प्रीवियस पेपर्स में कौन-कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से थोड़ा-सा देखिएगा। इसमें हम आपका जो पूरा सिलेबस है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनमें से किन-किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट हैं और जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो वही है पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है, उसको हम एनालाइज़ करने वाले हैं और ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाला है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर हम बात करें, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो सब्जेक्ट है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है, हमारे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा प्रीवियस पेपर्स पे नज़र डालेंगे, तो आपको अपने पेपर में 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है? और ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े से मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी का जो स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा जो थ्योरी है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है? आप कोई भी सर्किट देख लीजिए, सर्किट का ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए। कोई भी सर्किट है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट आपके कनेक्टेड हैं, उनका क्या मतलब है, किस किस तरीके से आपकी वर्किंग है, ये सब कुछ हमें आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे अपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो वही है, थोड़ा-सा देखते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स आपके हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा-सा बात करें गाइस, ये जो आपका अपडेटेड टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम किस बेस पे बात कर रहे हैं? तो जो हमारा ओल्ड सिलेबस है, आपके पास एक पुराना सिलेबस अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना? टेलीग्राम चैनल है आपका राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है? आपको जो अपना पुराना सिलेबस है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आपके कुछ प्रीवियस पेपर्स भी अवेलेबल हैं गाइस, ठीक है ना? एक आपका जो प्रीवियस पेपर है 2009 वाला अवेलेबल है, 2016 वाला भी अवेलेबल है। तो ये जो दोनों पेपर्स हैं, वो भी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जाके जॉइन कर लीजिए, आपका सिलेबस और जो 2 आपके प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं, फ्री में आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो याद रखना है, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा और कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की या फिर टेलीग्राम ऐप जब आपके पास होगा, तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा ऊपर जाके राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स। अभी हमने हाल ही में उसको क्रिएट किया है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा आप ऊपर जाके देखेंगे, थोड़ा-सा सर्च करेंगे उसमें, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? जो आपके अपडेटेड टॉपिक्स हैं, एक तो आपका ओल्ड सिलेबस है, वहाँ से तो हमें सारे टॉपिक्स पता चल रहे हैं। लेकिन कुछ जो टॉपिक्स हैं, अगर हम अपने कुछ पेपर्स को एनालाइज़ करें, जो कि फिलहाल मान लीजिए 2009 वाला और जो 2016 वाला है, इन सभी पेपर्स को एनालाइज़ करें, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ से मिलते हैं गाइस, ठीक है? ये जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, अपने ओल्ड सिलेबस में अगर आप ऐड कर देंगे, तो आपका जो न्यू सिलेबस है, आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपका जो पुराना वाला सिलेबस है, वहाँ से तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जो कि सिलेबस में उनको मेंशन नहीं किया गया है, तो वो सब आपके एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाते हैं। तो उन्हीं को थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनसे क्या-क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो हम थोड़ा-सा देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले थोड़ा-सा बात करते हैं गाइस, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, तो कुछ सर्किट्स को जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक सर्किट्स आपके पास क्या हो जाते हैं, आपके सोर्सेज़ क्या होते हैं, है ना? आप सर्किट में बहुत जगह पे अपना वोल्टेज सोर्स देखते हैं, करंट सोर्स देखते हैं, ठीक है ना? आपके कई तरीके की बैटरीज़ लगाई जाती हैं, तो उन सब का जो कनेक्शन होता है,
वो सब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो पॉजिटिव कनेक्शन होता है, नेगेटिव कनेक्शन होता है, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारे सर्किट में एक जो बेसिक चीज़ है वो है अपनी फॉरवर्ड बायसिंग, आपके फिर रिवर्स बायसिंग। ठीक है ना, ये सब सर्किट्स में हमें आने चाहिए, बेसिक सर्किट्स कनेक्शन। यहां पे थोड़ा सा एक रूल और भी आप देख सकते हैं गाइज, हमारा केसीएल एंड जो केवीएल लॉज होते हैं, ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेसिक में ही आता है सब कुछ। ठीक है, तो हम पहले से जानते रहेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, और जो आपके सोर्सेज होते हैं, ये सब भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक्स पे। हम मान के चल रहे हैं आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तो ये हम मान के चल रहे हैं, जो क्योंकि आपने बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, 12th लेवल में भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पहले से आना ही चाहिए। सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सिलेबस में इसका उतना जिक्र भी नहीं किया गया है। ठीक है ना, हमारे जो भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो एकदम मान के चलिए ना, बेसिक से वो मेंशन नहीं किए गए हैं। अगर हम अपना सिलेबस उठा के देखेंगे, पुराना वाला सिलेबस, तो उसमें आपको डायरेक्ट क्या लिख के दिया गया है, अपना ट्रांजिस्टर लिख के दिया गया है। अब आप ही सोच सकते हैं, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो डायरेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, हमारे पास जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी मदद से हम अपने ट्रांजिस्टर्स को बना सकते हैं, डायोड बना सकते हैं, तो थोड़ा सा सेमी कंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में अपना अगर ट्रांजिस्टर लिखा गया है तो ये मान के चलना है कि सेमी कंडक्टर वो इंक्लूडेड होगा उसमें। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा सेमी कंडक्टर ही होगा। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स हमें जानने पड़ेंगे, सेमी कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका इंट्रांजिक वाला क्या होता है, फिर आपका एक्सट्रांजिक क्या होता है। ठीक है, ये जो भी आपके सेमी कंडक्टर्स हैं, ये सब कुछ हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके होल्स क्या होते हैं, फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपको होल फॉर्म करने में कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपके होते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं पे इनके पेयरिंग होती हैं। जो आपका सेमीकंडक्टर्स में जब आप डायोड बनाने चलते हैं तो थोड़ा सा ये भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, आपके बैरियर वहाँ पे फॉर्म होते हैं, पोटेंशियल बैरियर आपके पास बनता है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स से रिलेटेड, आपके अपने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हमारे पास जो अपने सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें भी बायसिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ठीक है ना, हमारे पास जो पी एन जंक्शन डायोड बनता है वहाँ पे भी बायसिंग होती है, बैटरीज का कनेक्शन होता है, तो थोड़ा सा इन सब पे फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनके काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं गाइस। ठीक है, तो इन सब फॉर्मूलाज को भी याद रखना ज़रूरी है, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये सब भी याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं आपको सेमीकंडक्टर्स में, जो भी आपका बेसिक दिखता है, जो मीडियम लेवल का दिखता है, या फिर कोई डिफिकल्ट टॉपिक भी है, डिफिकल्ट टॉपिक्स में भी जो आपको बेसिक और मीडियम टाइप के जो कॉन्सेप्ट दिखते हैं, फॉर्मूलाज दिखते हैं, आपके जो सर्किट दिखते हैं, वो सब हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों को जानेंगे तो थोड़ा सा आगे हमें ट्रांजिस्टर्स को समझना आसान हो जाता है,
ट्रांजिस्टर्स के बारे में थोड़ा-सा और बढ़िया से हम जान सकते हैं, एम्पलीफायर्स को और डिटेल में हम जान सकते हैं। ठीक है? तो धीरे-धीरे ये एक स्टार्टिंग के स्टेप आप बोल सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए सेमीकंडक्टर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी आपके काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राफ होते हैं, डायग्राम होते हैं, आपके फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं आपके, ठीक है ना? तो ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका एक मास एक्शन लॉ भी होता है गाइज़ यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है ना? आपके पास डेंसिटी हो जाती है, आपके कुछ कंडक्टिविटीज़ हो जाते हैं, रेजिस्टिविटी हो जाती है। इन सब का भी रिलेशन होता है गाइस, ठीक है ना? हमारे पास जब सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा-सा आप जाएँगे डीप में जब पढ़ना चालू करेंगे, म्यू ई हो गया, सिग्मा ई आपके पास हो गया, म्यू एच हो गया, सिग्मा एच हो गया, ठीक है ना? तो ये सब भी जो रूल्स हैं, मोबिलिटी हो गया आपके पास, कंडक्टिविटी आपके पास हो गया, ठीक है ना? तो ये सब भी रिलेशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, जो भी आपको इनसे रिलेटेड मिलता है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेमीकंडक्टर हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ऑब्वियस सी बात है, तभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं, ट्रांजिस्टर की तरफ जा सकते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये है आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है? हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनमें काफ़ी सारे डायग्राम होते हैं, ठीक है ना? ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। इनके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पेपर में बन रहे हैं, ठीक है? तो ये करके नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर्स में क्या है। सबसे पहले इसके टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है? फिर जो भी इनके टाइप्स हैं, उनके जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हो जाते हैं, ठीक है? एंड जो आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, वैसे इन सब टाइप्स के तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो वैसे पूछा भी नहीं जाता है। ये जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ना, किन सब के ज़्यादातर पूछे जाते हैं गाइस? आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेलिंग गलत हो, कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि कॉमन एमिटर हो गया, कॉमन बेस हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया, ठीक है? तो जो भी ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो भी इनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये सब कुछ हमें आना चाहिए, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इनका जो सर्किट होता है गाइस, सर्किट डायग्राम होता है, जो भी सर्किट में आपके कंपोनेंट्स होते हैं, वो किस लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, ये भी हमें फ़िलहाल अपना वर्किंग में पता होना चाहिए, ऑपरेशन में पता होना चाहिए, ठीक है? जो इसका इनपुट और जो अपना आउटपुट, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब भी पता होना चाहिए गाइस, ठीक है? ये सब भी उसी की कैटेगरी में आता है, ये उसी का एप्लीकेशन है। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर जो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, इनमें बायसिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। जो भी आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, वो बायसिंग थोड़ा-सा मैटर करता है वहाँ पे, तभी आपका इनपुट और आउटपुट आपको समझ में आ पाएगा। अदरवाइज़ आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। और जो भी आपके ट्रांजिस्टर्स हैं ना गाइस, उनके जो एप्लीकेशंस हैं, उनके अगर कोई इक्विवेलेंट सर्किट हो सकते हैं, तो वो भी हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? इस पे भी हम थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। फिर अगर हम ट्रांजिस्टर्स में जाएँ, तो हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं गाइस, ट्रांजिस्टर्स एज़ एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर भी हमारे ट्रांजिस्टर से बनाए जा सकते हैं, तो ये भी थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है। हमारे पास जो एम्पलीफायर बन रहा है, वो किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसका भी सर्किट हमारे पास होता है गाइस, ठीक है ना? सर्किट हो गया आपके पास, इसके प्रिंसिपल हो गए, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा सर्किट आपको लिख के नहीं आएगा, ठीक है? आपका जो जो आपका सर्किट है, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो वर्किंग हो रहा है, आपके हर कंपोनेंट का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है, बड़े-बड़े सर्किट आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाले हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल बड़े-बड़े सर्किट हमारे एग्ज़ाम में नहीं आए हैं। थोड़ा-सा हम सर्किट को तो समझेंगे, तभी अपने वर्किंग को समझ पाएँगे, तभी वहाँ से आउटपुट समझ पाएँगे, अपना इनपुट समझ पाएँगे, तो हमें जानना ज़रूरी होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे सर्किट भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ। फिर अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखें, जो एम्पलीफायर है आपका, फिर इसमें परफ़ॉर्मेंस भी होती है गाइज़, ठीक है ना? परफ़ॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो भी आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, जो भी आपके वहाँ पे हम कॉमन लेके चल रहे हैं, मान लीजिए कॉमन इमिटर, कॉमन आपका कलेक्टर, कॉमन बेस, तो जो भी आपके ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा, कौन बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, किसको ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंस भी हमें देखना पड़ेगा गाइस। डिफरेंस इन सीसी, सीबी, सीई, ठीक है? ये चीज़ है हमारे पास। उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा बात करें, हमारे पास आपने कुछ एम्प्लीफिकेशन रेशियो भी देखे होंगे गाइस। इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, ठीक है? रेशियो आपका अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, इनके रिलेशंस होते हैं, ठीक है? ये सब आपके इम्पोर्टेंट है गाइस। क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पेपर में। आपका आईसी हो जाता है, आईबी हो जाता है, आईई हो जाता है, ठीक है? इन सब के क्या-क्या रिलेशंस होते हैं अल्फ़ा के साथ, बीटा के साथ, ये सब कुछ थोड़ा-सा हमें देखना ज़रूरी है। फिर इसमें एक लीकेज करंट का भी कॉन्सेप्ट होता है गाइस, ठीक है? ये सब भी हमारे ट्रांजिस्टर्स में देखे जा सकते हैं। अपने अपने ट्रांजिस्टर जब हम एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करेंगे तो भी आपके देखे जा सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे थोड़ा-सा जो अपना करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, रेजिस्टेंस गेन है, उसको भी हम ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्योंकि एम्पलीफायर में जैसे ही जाते हैं हमारे पास गेन भी थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? हमारे पास एक और भी टॉपिक है इसमें, वो ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, बार-बार उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक आपका है पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर, ठीक है? ये भी एक एम्पलीफायर का ही टाइप है गाइस, हमें देखना ज़रूरी है। इसका जो सर्किट हो गया, इससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से छोटे-छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं, तो ये भी हमें देखना ज़रूरी है। एम्पलीफायर में और क्या-क्या चीज़ें हैं? आपका जो फीडबैक एम्पलीफायर है, ठीक है? फीडबैक एम्पलीफायर के जो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है? तो ये सब भी क्वेश्चंस हमारे थोड़े से बनते हैं, और इसमें भी नेगेटिव वाला थोड़ा-सा ज़्यादातर ही यूज़ किया जाता रहता है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट होता है एक तरीके से। फिर इसमें जो गेन के रिलेशन होते हैं, आपका गेन क्या-क्या पूछा जा सकता है? वोल्टेज गेन हो गया, आपका करंट गेन हो गया, पावर गेन हो गया, आपका रेजिस्टेंस गेन हो गया, ऐसे काफ़ी सारे गेन के यहाँ पे फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है? तो एम्पलीफायर हो गया, फीडबैक एम्पलीफायर, इनका जो सर्किट हो गया, जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, एम्पलीफायर ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें जो फीडबैक एम्पलीफायर है, एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, जब हम फीडबैक देते हैं तब आपका एक अलग क्वेश्चन बनता है, और जो एक विदाउट फीडबैक होता है, वो एक अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है? विदाउट फीडबैक मतलब कि वही जो आपका ओपन लूप, जैसे कि फीडबैक एम्पलीफायर से जो आप गेन निकालेंगे वो आपका फीडबैक गेन मान लीजिए हो जाता है, फीडबैक एम्पलीफायर वाला गेन होगा। लेकिन जब आप फीडबैक नहीं देंगे और उस तरीके के एम्पलीफायर से गेन जब आप निकाल रहे होंगे, तो उसको हम ओपन लूप गेन बोलेंगे गाइस, ठीक है? अब वो जो गेन होगा आपका वोल्टेज वाला भी हो सकता है, करंट वाला भी हो सकता है, पावर वाला भी हो सकता है, ऐसे काफ़ी सारे रिलेशंस हैं, ठीक है? और गेन में भी काफ़ी सारे कन्वर्जन्स होते हैं गाइस। नॉर्मली जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास जो गेन होते हैं ना गाइस, ये डेसिबल में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना? गेन जो आपके पास होते हैं डीबी, डेसिबल्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया, तो हमारे में भी आ सकता है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? हमारे पास जो भी एम्पलीफायर्स हैं, जो आपके फीडबैक एम्पलीफायर हैं, आपके पॉजिटिव वाले हो गए, नेगेटिव वाले हो गए, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं? एडवांटेज हो गया,
डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, ये सब थोड़ा सा हमें देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसमें भी काफ़ी सारे जो इसके टाइप्स हैं उनके भी हमें मतलब जो आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखेंगे, आपके एम्पलीफायर के टाइप्स का भी देख लेंगे। आपके ट्रांजिस्टर्स में भी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देख सकते हैं, कौन से ट्रांजिस्टर्स का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन से ट्रांजिस्टर से हमें ज़्यादा लॉस होगा, ये भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं। और इसमें फीडबैक एम्पलीफायर भी इंक्लूडेड है, जो हम एडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, यूजेस की बात कर रहे हैं, वो सभी फीडबैक एम्पलीफायर की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो आपका क्या है, ऑसिलेटर्स। हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो आपके ऑसिलेटर के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। कई सारे ट्रांजिस्टर्स को साथ में एक तरह से कैस्केडिंग किया जाता है, वहाँ पे भी आपके एक तरह से वो एम्पलीफायर के तौर पे ही काम करते हैं। ठीक है ना, वो एम्पलीफायर भी बोले जाते हैं। कई सारे ऐसे टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमारा ऑसिलेटर क्या होता है, इसका भी जो टाइप है, फिर सर्किट हो गया, वर्किंग हो गया, ये सब कुछ हमें देखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो भी आपके टाइप्स होते हैं ना, जैसे कि आपका एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हो जाता है, फिर आपके पास हार्टले ऑसिलेटर हो जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास ऑसिलेटर हैं। एक आपका विन ब्रिज ऑसिलेटर है। ये सब हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, तो उन सबके जो सर्किट हैं, वर्किंग हैं, आपके टाइप्स हैं, जो भी मतलब फॉर्मूलाज है, वो सब हम वहाँ पे देखेंगे। इन सब में एक ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है गैस, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी में जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला एक जान सकते हैं सभी अपने ऑसिलेटर्स में, उनका अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको भी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारा जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे पूछा गया है कि हमारे पास कितने आरसी नेटवर्क होंगे, कितने डिग्री का एंगल वहाँ पे बन रहा होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, हम वहाँ पे थोड़ा सा जान सकते हैं। फिर इनमें जो हमारे पास ऑसिलेटर्स हैं ना गैस, हमारा जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, फिर जो भी इसके अलग अलग जो टाइप्स हैं, इन सब का टोटल जो फेज शिफ्ट होता है, फेज एंगल होता है, वो कितना होता है। ठीक है ना, हम जो इनपुट दे रहे हैं और जो आपका आउटपुट मिल रहा है, उनमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, सेम मैनर में मिल रहा है या फिर आउट ऑफ फेज मिल रहा है या फिर इन फेज मिल रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है आपका मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, क्वेश्चन हमारे सिलेबस में मेंशन है, ये तो देखना ज़रूरी है। तो मल्टी वाइब्रेटर के भी टाइप्स होते हैं, हम जानते हैं टाइप्स, जो भी उनके सर्किट भी कुछ होंगे, वर्किंग भी इनकी कुछ होगी, तो ये कोई नई चीज़ में नहीं बता रहा, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, फिर हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर है, हमारा ट्रांजिस्टर्स की मदद से कैसे बनाया जा सकता है, ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सर्किट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। एंड जो इनकी वर्किंग है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। एंड जो आपके वेव फॉर्म जनरेटर भी होते हैं गैस, इसमें इन सब के बारे में भी देखना ज़रूरी है। फिर अलग अलग तरीके की जो वेव फॉर्म यहाँ पे होंगी, कैसे जनरेट की जा सकती है, उनके बीच में कंपैरिजन भी हमें देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन के क्वेश्चंस बने हैं गैस, इनके जो टाइप्स हैं, ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हल्के में हम नहीं ले सकते हैं गैस। ठीक है, ये मेंशन है आपके पास। अगर मॉड्यूलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें डीमॉड्यूलेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो भी इसके टाइप्स हैं, आपके फ्रीक्वेंसी वाले, एम्पलीट्यूड वाले, सब कुछ हमें यहाँ पे देखना ज़रूरी है। फिर हमारे मॉड्यूलेशन में जो डिटेक्टर्स होते हैं गैस, वो भी देखना ज़रूरी है कि मतलब मॉड्यूलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर एम्पलीट्यूड वाला हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वाला हो रहा है। तो डिटेक्टर्स भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। इन सब के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर हमारे पास जो डायोड होता है गैस, हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्टर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम यही देखेंगे कि जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है या फिर नहीं है। तो हम अपने डायोड की मदद से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वो जो हमारा डायोड होगा वो एक डिटेक्टर का काम करेगा उसमें, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन में भी जो आपके टाइप्स हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। हमारे डिटेक्टर्स में कई सारे भी टाइप्स हो सकते हैं गाइस, ठीक है ना। कई कई तरीके के हमारे पास वेव फॉर्म होंगी, हमारे जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग तरीके से डिटेक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, ये तो आपका जो एनालॉग वाला पोर्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है, वो हम देख चुके हैं, ठीक है ना। इनमें से आपको अब एक्स्ट्रा फालतू करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जितना भी हमने किया है इसमें सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जो भी हमारे पेपर के क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चन हुए हैं पेपर्स में, ठीक है। आराम से आप पढ़िए, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके सॉल्व होने लगेंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसमें कुछ ही टॉपिक्स का मेंशन किया गया है, कुछ टॉपिक्स ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है गाइस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही हमारा एक बेसिक सा सब्जेक्ट बोल सकते हैं। बेसिक से टॉपिक्स हमारे यहाँ पास यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका जो नंबर सिस्टम है गाइस, जैसे कि बाइनरी हो गया आपका, फिर डेसिमल हो गया आपके पास, हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है ना, ऑक्टल हो गया। तो इस तरीके के जो भी आपके नंबर सिस्टम है, जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, उनका कन्वर्जन हो गया, नॉर्मल किस तरीके से उनको फाइंड किया जा सकता है, ये हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हर तरीके के जो नंबर सिस्टम है उनका कन्वर्जन आपको याद रखना ज़रूरी है guys, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। बोला जा सकता है कि आपके पास हेक्साडेसिमल दिया गया है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाइए, या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए, या फिर एक तरह से मान लीजिए ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाइए, या फिर फ्रैक्शन वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। वो भी क्वेश्चन के तौर पे आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा। नंबर सिस्टम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। हमारे पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन हर तरीके का, जैसे कि नंबर सिस्टम में आप कर रहे हैं वो तो आपका है, लेकिन ऐसे भी नॉर्मली बुलियन अलजेब्रा के साथ भी अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऐसा अगर आपका कुछ आए, मतलब उसमें भी उस रूल को फॉलो करते हुए भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो आपका बुलियन अलजेब्रा होता है नंबर सिस्टम में, जो मतलब आपके एडिशन होते हैं, आपके सब्ट्रैक्शन होते हैं, वो अलग आपका रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब आप उसको एक तरह से डिमॉर्गन थ्योरम अपना, मान लीजिए सिंपल मैं बुलियन अलजेब्रा को फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पे अपने एडिशन करने जाऊँ, एक तरह से इनपुट और आउटपुट के तौर में करने जाऊँ, तो वो एक अलग रिजल्ट वहाँ पे देते हैं, ठीक है। एक सिंपल एक आपको मतलब बता देता हूँ। अगर हम नॉर्मली 1+1 करते हैं, मतलब नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, जिसको कि हम अपना क्या लिखते हैं 1-0, ऐसा हम लिखते हैं। लेकिन जब हम बुलियन एक्सप्रेशंस कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा गाइस, 1, और अगर आपका 1 दिखता है तो उसमें अब क्या ध्यान रखना है, 0 आपका कहाँ गया कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे हम एडिशन नहीं कर रहे होते हैं। बुलियन अलजेब्रा में हम क्या कर रहे होते हैं गाइस, इनपुट और आउटपुट पे फोकस किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो 1 है एक ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। 1 का मतलब चालू है। अगर दो चालू चीजों को आपस में मिलाया जाता है तो जो आपका आउटपुट होगा वो भी चालू ही होगा, या फिर जब दो चीजें ऑन है तो उनका जो रिजल्ट है ऐड करने के बाद ऑन ही होगा, ठीक है। यहां पे आप 1-0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहा हूं। अपना बुलियन एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड किया जा सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में 1-1 मान लीजिए नहीं दिया गया, उसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी की जगह पर मान लीजिए मैंने 1 1 लिया है, तो इस कारण से मैं यहां पे डिसाइड कर पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं 1 + 1 ये जो कर रहा हूं इसका मतलब अलग है। इसमें मैंने कोई भी ए और बी सपोज नहीं किया, ये एक सिंपल सा नंबर लिया है और दो नंबर को जब ऐड कर दिया जाता है तो रिजल्ट कितना होता है, बस उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये डिफरेंस जानना आपको जरूरी है गाइस, हर जगह इनका अलग अलग मतलब होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कहीं पे भी जैसे बुलियन एक्सप्रेशंस हो गए, आपके डिमॉर्गन थ्योरम को जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व ना हो पाए, आप उसको ए बी सी जो भी दिए रहते हैं उनको 0 1 ऐसा मान के भी सपोज करके सॉल्व करते हैं, ट्रूथ टेबल को भी 1 0 मान के ही हम सॉल्व करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम ऐड बेसिकली नहीं कर रहे होते, एक हम गेट को फॉलो करते हैं, एक एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं, तब जाकर रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल और गेट की ही बात कर रहा हूँ, और गेट हमारा ऐड करता है, मान लीजिए आउटपुट जो उसका आ रहा है ए प्लस बी, तो हम इनपुट में 1 0 0 1 मान लीजिए दे रहे हैं। ठीक है, और 1 1 भी दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब आप और गेट में 1 0 देंगे तो आपका 1 आएगा, यहाँ पे 0 1 देंगे तो भी 1 आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। हमें क्या मतलब है, हमें बस ये मतलब है कि हमारा जो और गेट होता है वो आपका एक भी इनपुट हाई होता है तो उसका रिजल्ट जो आउटपुट है वो हाई हो जाता है। तो बस हमें यहां से यही सीखने को मिलता है। लेकिन यही 1 1 जो है अगर एडिशन करने जाता हूं तो ये क्या ला के दे देता है, ये 1 0 ला के दे देता है। तो आपने कभी भी और गेट के ट्रूथ टेबल में 1 0 नहीं देखा है 1 1 की जगह पे। ठीक है, तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए, ये बस एक बेसिक सा डिफरेंस था, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस मैं वही बता रहा था। ठीक है, तो जी आपके पास हो जाते हैं, हमारे पास जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन है बाइनरी सिस्टम्स में हमारे पास पता होने चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। फिर हमारे जो भी लॉजिक गेट्स हैं, सबसे पहले तो जो बेसिक वाले जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं वो जानने ज़रूरी हैं। फिर इनके जो एप्लीकेशन हैं वो जानने ज़रूरी हैं। फिर आपका मान लीजिए ये भी बोला जा सकता है कि नैंड गेट की मदद से आप और गेट बना के दिखाइए, या फिर नॉर गेट की मदद से आप एंड गेट बना के दिखाइए, या फिर नैंड गेट बना के दिखाइए। ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस आपके आ सकते हैं गाइस। या फिर सर्किट आपका मान लीजिए नहीं आता है, ये बोला जाएगा कि आपको नैंड गेट की मदद से मान लीजिए नॉट गेट बनाना है, तो आपको मिनिमम कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपको नॉर गेट की मदद से और गेट मान लीजिए निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, आ भी जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इधर मैंने जो आपको बोला गाइस इसमें बुलियन एक्सप्रेशंस में ये तो देखना ही ज़रूरी है सब, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन क्या ही बोले, बुलियन अलजेब्रा बोल लीजिए इसको, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा दी जाती है तो बुलियन एक्सप्रेशन तो क्वेश्चन एक होता है बेसिकली। ठीक है, ये अलजेब्रा होते बुलियन लॉज होते हैं, तो वो सब हम यूज़ करके बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिमॉर्गन थ्योरम भी अप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा, डिमॉर्गन थ्योरम बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी गेट्स हैं, जो भी उनके एप्लीकेशंस हैं, उनके जो ट्रूथ टेबल्स हैं वो सब हमें देखना ज़रूरी है। आप एक गेट की मदद से दूसरा कैसा गेट बना सकते हैं, किसी दूसरे गेट की मदद से वो पर्टिकुलर गेट कैसे बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि मतलब नैंड गेट की मदद से नॉट गेट कैसे बनाया जाए, या फिर एंड गेट की मदद से आपका और गेट कैसे बनाया जाए, ये सब थोड़ा सा हम मान लीजिए देख सकते हैं। वैसे एंड गेट की मदद से नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब जब तक कि हम नॉट गेट उसमें ना लगाएं तो पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है गाइस। ठीक है, हमारे पास जो के मैप हो जाता है, एसओपी फॉर्म हो जाता है, ईओएस फॉर्म हो जाता है, थोड़े से ये सब भी हेल्प करेंगे हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस को, बुलियन अलजेब्रा को यूज़ करने में। ठीक है, यहाँ से भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास टाइमिंग डायग्राम भी अपने गेट से रिलेटेड पता रहे तो बढ़िया रहेगा गैस, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपको
इनपुट 10 के फॉर्म में ना देके हमारे पास एक टाइमिंग डायग्राम 1010 के फॉर्म में दे दिया जाता है, तो वहां से भी हम अपना जो आउटपुट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक आउटपुट का, हर एक गेट का आप टाइमिंग डायग्राम भी देख सकते हैं। ये इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा एप्लीकेशंस की बात करें तो आपके पास हाफ एडर एंड फुल एडर, ये सब क्या है और इनमें कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये वेरीफाई करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर, इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अभी हाफ एडर और फुल एडर के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हाफ एडर बनाने में कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे आपका आउटपुट होता है, ठीक है ना, आपका इनपुट क्या है। फुल एडर बनाने में आपके कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से गेट यूज़ होते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। इनका ट्रूथ टेबल क्या है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इनमें थोड़े से और एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप भी पूछा गया है गाइस। फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रिंसिपल होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके जो यूजेस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। आपके जो ट्रूथ टेबल हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें जितने भी टाइप्स हैं ना गाइस, सभी के सभी एकदम इंपॉर्टेंट है। हल्के में मत नहीं ले सकते हैं आप इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, अगर हम अपने फ्लिप फ्लॉप की बात कर ही रहे हैं तो आप पिछले कुछ पेपर देखेंगे तो आपको जीके फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चंस दिख जाएंगे गैस। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप हमारे लिए एक बढ़िया टॉपिक है। इसके कई सारे वैसे भी टाइप्स हैं और भी, ठीक है ना। आप आर एस फ्लिप फ्लॉप, आपका जीके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, आपका डी फ्लिप फ्लॉप, ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लिप फ्लॉप भी एक यूजफुल टॉपिक है guys। ठीक है, और अगर हम एक और टॉपिक ऐड करना चाहें, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं गैस, वो है आपका ओपैम्प। ठीक है, आपका प्रिंसिपल क्या है, आपके टाइप्स क्या हैं, सर्किट डायग्राम क्या है। ठीक है, आपका जो ओपैम्प है, इससे जो ऑपरेशंस हम करते हैं, ठीक है ना, ये कौन कौन से ऑपरेशंस आपके हो सकते हैं वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो टाइप्स है ना गैस, इनका जो इनपुट है वो आप क्या दे रहे हैं, और अगर आप इनपुट कुछ और दे रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या हो सकता है। आपकी वेव्स अगर हम दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, कॉस दे रहे हैं, आपका स्क्वायर वेव दे रहे हैं, तो अलग अलग टाइप्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है आपके टाइप्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि डिफरेंशिएटर हो जाता है, इंटीग्रेटर हो जाता है, अलग अलग तरीके से हमारे पास यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। इसमें इनका जो पिन डायग्राम है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है गैस। ओपैम्प में पिन डायग्राम भी यूज़फुल हो जाता है। इनके जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, हमें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इससे बाहर से आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं सब कुछ आपका यहीं से मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे। बस ये कि थोड़ा सा जो मैंने बोला है वो आप ध्यान रखिए। जो बेसिक हैं वो पढ़िए, जो आपके फॉर्मूलाज अगर हैं वो भी पढ़िए, अगर सर्किट है तो वो भी पढ़िए, ऑपरेशन है तो वो भी पढ़िए। सब कुछ हमें पढ़ना ज़रूरी है। इनके जो एडवांटेज है, आपके डिसएडवांटेज हैं, यूजेस हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशंस हैं, वो सब कुछ भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे जो टॉपिक्स हैं बढ़िया लगे हैं। उम्मीद है आपकी मदद हो रही है।
पिछले कुछ क्लासेस में हमने और भी सब्जेक्ट डिस्कस कर दिए हैं guys, जैसे कि आपका मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया और आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है ना। हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। आपको उसके बारे में भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, ठीक है। और अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर दिया है। कंप्लीट कोर्स आपका अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है। इसकी जो फीस है 2600 रुपये है। इस पे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। एप्लीकेशन, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6392373438। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, 6392373448, ठीक है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन की, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाएंगे जैसे ही ऐप पे, तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ कोई भी क्वेरी है तो वो क्लियर करा सकते हैं। कुछ भी पूछना तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं गाइस। हमारे एप्लीकेशन पे भी चैट सेक्शन अवेलेबल है, तो वहाँ पे अपने डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हैं कोर्सेज लेने के बाद, ठीक है। और अगर आप अपना मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं, वैसे ये जो प्रोसेस मैंने बताया है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए मैंने बताया है, लेकिन अगर आप मान लीजिए एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप करके भी पूछ लीजिएगा। हम आपको अपने एप्पल फ़ोन में हमारा कोर्स एक्सेस करने के लिए, कोर्स परचेज़ करने के लिए जो प्रोसेस है वो बता देंगे, ठीक है। या फिर वेबसाइट की लिंक है, हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपका, या फिर कमेंट जो दिख रहा है ना गाइस, पिन्ड कमेंट आप देख लीजिएगा, उसमें आपका वेबसाइट और जो एप्लीकेशन की लिंक है वो आप मिल जाएगी आपको। वहां से भी डायरेक्टली जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फिलहाल अभी 20% का छूट मिल रहा है अपने कोर्स पे, ठीक है। तो आप जाके परचेज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट कर लीजिए। हमने काफ़ी सारा जो मटेरियल है वहाँ पे अपलोड कर दिया है गाइस। आपका अराउंड 80% कंटेंट हमने वहाँ पे अवेलेबल करा दिया है, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।